Today our next principle of FAOL is principle of equity. Equity refers to the kind and fair just treatment to the employee. Equity मतलब एक जैसा व्यवहार करना, एक जैसा एफर्ट, जो भी अगर काम कर रहे हैं तो हर चीज़ में सिमिलैरिटी होना चाहिए, इक्वल जस्टिस होना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम वो नहीं होना चाहिए. एम्प्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस. एम्प्लॉय अपना फुलनेस तभी देगा, मैक्सिमम एफर्ट तभी लगाएगा जब उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए और इक्वल जस्टिस वे में ट्रीट किया जाए. If a manager is biased in dealing with the employees, then the employee will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity. अगर कोई मैनेजर भेदभाव करता है किसी एम्प्लॉय के साथ तो वो एम्प्लॉय फिर अच्छा काम नहीं करेगा और अपना फुलनेस नहीं देगा, मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं लगाएगा. Equity does not mean equal salary to a peon and a supervisor, but equity means application of some disciplinary rule, leave rule in the same way, irrespective of their grade, position and gender. इक्विटी का मतलब ये नहीं होता है कि सैलरी जो है प्यून की और सुपरवाइज़र की वो एक जैसी हो, नहीं. वो सैलरी का जो मैटर है वो रेम्यूनरेशन वाले प्रिंसिपल में लाइज होता है. यहाँ इक्विटी का मतलब है कि अगर प्यून एक दिन एब्सेंट है या सुपरवाइज़र 2 दिन एब्सेंट है तो प्यून की 1 दिन की जो लीव रूल्स हैं वो फॉलो होंगे और सुपरवाइज़र के 2 दिन के लीव रूल्स फॉलो होंगे. ऐसा नहीं कि सुपरवाइज़र ने अपने 2 दिन के लीव्स एलिमिनेट कर दिए, उसको मेंटेन ही नहीं किया डॉक्यूमेंट में और प्यून की सैलरी कट कर दी. ये इक्वलिटी नहीं होती है. अगर लीव रूल्स हैं तो सबके लिए इक्वल होंगे, सेम रहेंगे, वेट पोजीशन के अकॉर्डिंग फॉलो अप होंगे. Equity means no discrimination on account of sex, religion, language, caste, belief और nationality. Equality का मतलब ये नहीं होता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाए. सेक्स के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी. मीन्स मेल और फीमेल. सेक्स का मतलब यहाँ वो नहीं होता मेल और फीमेल की. कोई फीमेल वर्क कर रही है और मेल सेम लेवल ऑफ वर्क मेल कर रहा है और दोनों के लिए लीव रूल्स एक जैसे हैं. जो भी अदर रूल्स एंड रेगुलेशन वो सेम रहेंगे. क्यों? इफ़ बोथ आर ऑन द सेम पोजीशन ऑफ वर्क एंड द वर्क नेचर ऑफ वर्क इज सेम, तो दोनों कॉमन रूल्स फॉलो किए जाएंगे दोनों के लिए. व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल? एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड. बिल्कुल, अगर आप इक्वल जस्टिस कर रहे हैं, सबके साथ कॉमन रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सबके लिए एक जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स फॉलो करवा रहे हैं तो दे विल बी सेटिस्फाइड. मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाता है और मोटिवेशन लेवल भी इन्हांस करता है, बढ़ाता है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे अगर आप वायलेट करते हैं तो? डिससेटिस्फैक्शन इन द एम्प्लॉय. अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो एम्प्लॉय के मन में डिससेटिस्फैक्शन जन्म लेगा, जिससे क्या है कंपनी को लॉस होगा. इंक्रीज़ इन टर्नओवर बढ़ जाएगा. क्यों? जो पर्सन डिससेटिस्फाई होके एक दिन में 10 यूनिट बना रहा था, आज वो पर्सन 7 बना रहा है, 8 बना रहा, तो डेली की 2 यूनिट कम हो रही. तो जब आपको मंथ की 60 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और 60 यूनिट नहीं बन पा रही है अपने टर्नओवर को फुलफ़िल करने में, तो आपका जो टर्नओवर है वो या तो एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा उसको फुलफ़िल करने के. तो इंक्रीज़ इन टर्नओवर. अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द सुपरवाइज़र, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. जो बॉस है, एम्प्लॉई है, आपस में जब भेदभाव वाला मैटर आएगा तो उनके रिलेशनशिप थोड़े से गड़बड़ाएंगे, अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होगी. और नेक्स्ट 12th प्रिंसिपल इज़ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो भी प्रिंसिपल्स मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस में समझाए हैं, आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी सीक्वेंस में ही और लाइन से इनको इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही याद करना है, नोट्स बनाना है और बाद में जो प्रेजेंट करेंगे वो भी सीक्वेंस में ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी
कोई भी प्रिंसिपल आपने ऊपर नीचे कर दिया, बाकायदा सीक्वेंस में आपको समझाना होगा. So our principle is tenure of a personnel. It refers to the no frequent termination and transfer. According to this principle, the manager must provide the feeling of job security among the employees. Because with the feeling of insecurity for the job, the employee cannot contribute their maximum. Frequent turnover of employee is bad for organization, and such decision must be taken when they are almost unavoidable. Means टेन्योर ऑफ पर्सनल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर, कोई लेबर आपका बार बार चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा, आपके टर्नओवर पे इफ़ेक्ट आएगा, आपका जो गोल है वो इफ़ेक्ट होगा. उसका रीज़न ये कि अगर वो किसी भी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या प्रिंसिपल्स के बेस पे कि वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो स्विच करेगा. सैलरी से कुछ नहीं है, मैनेजर्स के बिहेवियर से कुछ नहीं है, इनजस्टिसनेस हो रही थी तो वो स्विच करेगा तो नया पर्सन आएगा तो उसको हर चीज़ नए तरह से सिखाना पड़ेगी, जिससे वेस्टेज और लॉस कंपनी का होगा. तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, जो भी एम्प्लॉई पर्सनल है उसका टेन्योर स्टेबल होना चाहिए, आपका वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलती है. व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल? इम्प्रूव द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय. यस, जब आपका एम्प्लॉय एक ही है, सालों से वही एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो परफेक्ट हो जाएगा और एफिशिएंसी लेवल उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, इम्प्रूव होता जाएगा. नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे और टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब. जैसा मैंने बताया कि कोई नया पर्सन आएगा, उसको नई चीज़, नई ट्रेनिंग देना होगी, नए तरह से सिखाना पड़ेगा, उसको वहाँ सेटल होने में टाइम लगेगा, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज होगा. किसका? रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल का, टाइम का. फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़. फ्रस्ट्रेशन रहेगा अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है किसी एम्प्लॉय की, तो वो एक डर बैठा रहता है उसके दिमाग में कि हमें बाहर निकाला जा सकता है, हमें कोई कभी भी निकाल देगा, तो वो सेटिस्फाई भी नहीं रहेंगे और फ्रस्ट्रेशन रहेगा उनके दिमाग में. नेक्स्ट आवर प्रिंसिपल, 13th प्रिंसिपल इज, दिस इज द सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब होता है टू टेक एक्शन. इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन. मैंने आपको कुछ भी टॉपिक समझाया, पढ़ाया, वीडियो देखे आपने, पर आप उसका इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा. Fayol suggested that the employee in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. हर एक को मौका मिलना चाहिए इनिशिएटिव लेने का. इट गिव्स द इमेंस सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय. जैसे आपने कोई प्लानिंग करने में, प्लान बनाने में एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कर लिया, तो उससे क्या होगा, उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा. सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिफोर फ्रेमिंग द प्लान. जब भी मैनेजर कोई प्लान फ्रेम करता है तो उसका काम ये होना चाहिए सक्सेस के लिए कि वह जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे सजेशन ले कि हम क्या कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए, बेटर गोल को अच्छे से अचीव करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, टर्नओवर अच्छा क्वालिटाइज बनाने के लिए हम क्या क्या ये चीज़ कर सकते हैं, ताकि वो प्लान में उसको एडलेस कर सके. प्लान फ्रेम करने से पहले मैनेजर को ये सब करना चाहिए. उससे क्या होगा, बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, जब डिसीज़न ले लिया जाता है कि ये प्लान फ्रेम हो गया और उसके बाद कोई अगर पता चला कि ये थोड़ा सा गलत ट्रैक में जा रहा है और किसी एम्प्लॉय ने बताया ऐसे नहीं ऐसा कर सकता है, और एम्प्लॉय एट दैट लेवल ही इज़ परफेक्ट एंड ही इज़ ट्रू ऑन दैट पॉइंट ऑफ वर्क, अगर वो सही बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ ऐसे होना था, ऐसा नहीं होना था, बट प्लान बन चुका है, प्लानिंग हो चुकी है और प्लान इन एक्शन में आ चुका है, तो वहाँ फिर कंपनी को लॉस होता है. तो मैनेजर को चाहिए कि वो सारे जो सजेशंस हैं एम्प्लॉय से वो ले. इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? डेवलप फीलिंग एंड बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के दिल में
बिलोंगिंगनेस की नहीं, हमें हमारी भी पूछ परख है, वो फीलिंग बिलोंगिंगनेस की फीलिंग उनके उसमें जनरेट होगी, दिमाग में आई। एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ़ दे आर सेटअप विद देयर कंसल्टेशन। अगर कोई भी प्लानिंग की गई और एम्प्लॉय के कंसल्टेशन में की गई तो उन्हें मालूम है कि क्या है, कैसे करना है, सब कुछ उन्हें पता रहता है, तो टाइम पे जो भी टारगेट पूरा करना है वो ऑन टाइम हो जाता है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें कि कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस वायोलेशन में, एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। जब हमसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, बस एक चीज़ है, डिसीजन लिया, थोप दिया हमारे ऊपर, तो करना है, टाइम पास हो रहा है, तो वो बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और डी मोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ का आपस में क्या होगा, डी मोटिवेशन जनरेट होगा। Our next last principle is aspirate the corps. Aspirate the corps. Management must encourage and promote team spirit, unity and harmony. This will bring coordination and cooperation in the organization. इसका मतलब होता है मैनेजर जो है टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए, मिलजुल के कोऑर्डिनेशन वे में, कोऑपरेशन वे में ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आई में कभी नहीं होना चाहिए कि आई मीन्स आई एम द मैनेजर, आई विल टेक ऑल द टाइप्स ऑफ डिसीजन, आई विल डिसाइड ऑल दिस थिंग। नो, यू विल नॉट हैव अथॉरिटी टू डू ऑल दिस थिंग। अगर वो अगर आ गया तो वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब आप वी वाला वर्ड जो हम सब मिल के हाथ साथ मिला के हैंड इन हैंड वाला जो मोटो है वो वाला मोटो फॉलो करते हुए, वी वाला मोटो फॉलो करते हुए अगर काम करेंगे तो वर्क अच्छे से होगा और आपका गोल फटाफट अचीव होगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट डेवलप होती है, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, जो ग्रुप गोल है वो अचीव होते हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वायलेट अगर कोई प्रिंसिपल किए जाते हैं तो, ये वाला प्रिंसिपल अगर नहीं फॉलो करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा? टीम गोल में नॉट बी अचीव, टीम गोल अचीव नहीं होगा। नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल। टीम स्पिरिट नहीं होगा और एक इंडिविजुअल के ऊपर बर्डन आएगा, स्ट्रेस आएगा, जिससे क्या है, क्वालिटी वाला वर्क नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज़ द लास्ट प्रिंसिपल प्रोपाउंड बाय द हेनरी फॉयल। आपको ये सारे 14 प्रिंसिपल्स के नोट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करना है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।